नमस्कार स्टूडेंट्स। इंडियन पॉलिटी का अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं अपन। इससे पहले मैंने आपको जो पार्ट थर्ड है जिसके अंदर अपने मौलिक अधिकार हैं, मूल अधिकार है, मैंने सारे एक करके आपको याद करवाई थी। ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपको रिट्स करवाई थी ध्यान से, ताकि वो जो आर्टिकल 32 है वो कैसे लागू होता है, सुप्रीम कोर्ट कैसे लागू करती है, हाई कोर्ट कैसे लागू करती है, ये अपना सारा डिटेल में ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। मैंने आपको संविधान का ये बताया था कि मैं आपको हर पार्ट, यानी कि संविधान के जो 22 भाग हैं, वर्तमान में 25 हो चुके हैं लेकिन वो 22 ही काउंट किए जाते हैं, उसके अंदर ABCD के रूप में वो आ जाते हैं। अपन क्या करेंगे कि आपने एक भाग और उसके अंदर कितने अनुच्छेद हैं, यानी कि आर्टिकल कितने हैं, ऐसे हम चैप्टर चल रहा है हमारा। ठीक है जी। आज का जो हमारा लेक्चर है हम पार्ट 4 करने जा रहे हैं, संविधान का भाग 4 करेंगे। इसके अंदर हम जो हमारे अनुच्छेद है 36 से लेकर 35 तक तो हमारे कंप्लीट हो गए, 12 से 35 मौलिक अधिकार कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम 36 से लेके यानी 36 से लेके 51 तक, और मैं आपको पार्ट 4A भी करवाऊंगी जिसके अंदर अपने मूल कर्तव्य है कौन से 51A के अंदर जो आते हैं वो सारे हम डिटेल में करेंगे। देखते हैं, शुरू करते हैं अपना चैप्टर। हाँ जी, जिसका नाम क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्व है। पार्ट 4 में क्या लिखा हुआ है, राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में लिखा हुआ है। इसमें मतलब जो इस भाग में अनुच्छेद कितने आते हैं, 36 से लेके 51 के बीच में आते हैं। ठीक है जी। और मैंने आपको हर बार बताती हूँ कि ये आइडिया हमने लिया कहाँ से लिया था। ठीक है जी, आयरलैंड से, क्योंकि हमने संविधान जैसे अपने मौलिक अधिकार है हमने USA से लिए है, इसी तरह से हमने जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है वो कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से लिए। और आयरलैंड ने भी आगे किसी से लिए थे, स्पेन से लिए थे, तथा आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लिया है। ये ऐसे तत्व हैं जो देश के लिए आवश्यक है, किंतु संविधान बनाते समय सरकार के पास इतने धन तथा संसाधन नहीं थे जो उन्हें उपलब्ध करा सके। अंततः यह सरकार की इच्छा पे निर्भर करते हैं। मतलब कि ये जो नीति निदेशक तत्व है ना, ये कल्याणकारी राज्य के लिए निर्देश देते हैं, मतलब कंपल्शन नहीं करते, सिद्धांत है, सिद्धांतिक है। मतलब कि इसको क्या है, कल्याणकारी राज्य कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए ये लिखा हुआ है। लेकिन ये क्या है, इसके ऊपर थोपा नहीं जा सकता, आप न्यायालय में नहीं जा सकते कि हाँ हमारे राज्य ने भाई ये देखो आर्टिकल इसमें लिखा हुआ है पार्ट 4 के अंदर तो ये लागू नहीं कर रहा, आप ऐसा नहीं कर सकते। इसको मतलब कि राजनीति जो तत्व है ये गैर मतलब उसके हैं न्यायिक है, गैर न्यायिक है। इसको आप न्यायालय के अंदर इसको चैलेंज नहीं कर सकते, मूल अधिकारों को कर सकते हो। ठीक है जी। कहते जिस कारण KT शाह ने कहा कि नीति निदेशक तत्व उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करता है। मतलब ये स्टेटमेंट किसने दी, KT शाह ने दी। अब इस स्टेटमेंट का आप मतलब समझिए, कहता है कि ये वो उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी मर्जी से करेगा। मतलब कि ये जो जितने भी 36 से लेके 51 तक आर्टिकल में जो बातें लिखी है वो पूरी की पूरी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट करती है, वो लागू करे चाहे ना करे। ठीक है जी। तो आप इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्लियर हो जाएगा आपको यहाँ से। नीति निदेशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। मतलब कि जो हमारे नीति निदेशक तत्व है उनका उद्देश्य क्या है, क्यों शामिल किया गया है, ताकि सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की जा सके, सामाजिक विकास किया जाए कि पूरे समाज की भलाई को लेकर है, आर्थिक सबको आगे बढ़ाकर है, आर्थिक रूप में, फाइनेंस में, पैसे में, कमाई के साधन में सबको क्या है बराबर लेके चले। मतलब ऐसा कल्याणकारी राज्य में होना चाहिए, लेकिन है या नहीं वो आपको भी ज़्यादा पता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, यहाँ से एक एक आर्टिकल हम खोल के देखेंगे। आर्टिकल 36 में तो परिभाषा है, डेफिनेशन है, आप देख लेना इस चीज़ को। इसमें डेफिनेशन दी हुई है कि एक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा है कि उसके अंदर क्या क्या उसको करना है। ठीक है जी। आगे 37 क्या कहता है, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। मतलब अभी मैंने समझाया कि राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है उनको क्या है, आप न्यायालय से द्वारा क्या कहोगे, करवाओ। इन्होंने क्या ऐसा नहीं किया, जो आगे पॉइंट्स आएंगे वो वाला।
ठीक है, तो आप इसको न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते हो, अर्थात यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है या वाद योग्य नहीं है। मतलब कहने का आप न्यायालय में इसके ऊपर बहस या वाद विवाद नहीं कर सकते हो। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? लोक कल्याण संबंधी है कि अभिवृत्ति अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी, जैसे राशन कार्ड है, सामाजिक राजनीतिक न्याय है, ये सारा का सारा यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब 38 किससे संबंधित है? लोक कल्याण से। किससे संबंधित है? लोक कल्याण से संबंधित। लोगों का कल्याण कैसे होगा? जो अपना ये राशनिंग सिस्टम है जिसमें क्या है, कम दामों के ऊपर जो पॉवर्टी लाइन से जो नीचे के लोग हैं उनको राशन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है जी, लोक कल्याण से संबंधित है। अनुच्छेद 39 क्या कहते हैं? समान काम के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन तथा संसाधनों का उचित वितरण होना चाहिए। मतलब समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। ठीक है जी, ये नहीं सोचना चाहिए कि भी पुरुष है तो उसको ज़्यादा सैलरी मिले, तनख्वाह ज़्यादा, मजदूरी ज़्यादा मिले, और स्त्री है तो कम मिले, ऐसा नहीं। और ये बात लिखी कहाँ पे? 39 में लिखी है, और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। मतलब कि किस अनुच्छेद के तहत ये लिखा हुआ है कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा स्त्री और पुरुष को, तो 39 ये बोलता है, आपने याद करना है इसको। आगे है 39 के अंदर कब एक पार्ट है वो जोड़ा गया, कब वो देखते हैं। निशुल्क विधि कानून सहायता, मतलब कि अगर किसी व्यक्ति के पास अपना वकील करने के पैसे भी नहीं है तो सरकार क्या कर सकती है? उसको क्या वकील प्रोवाइड करती है, विधि कानूनी सहायता प्रोवाइड करती है फ्री में। ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? 39 में लिखा है। और ये किस संविधान संशोधन द्वारा? 42 में के बड़े आते हैं भाई, प्रियम्बल में 3 शब्द जोड़े गए हैं ना, तो काफ़ी सारी बातें 42 से रिलेटेड आएंगी आपको। तो 42वां संविधान संशोधन जो है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? आपके सामने है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव किए गए थे इसी कारण से। और ये कब हुआ था? 1976 में। तो आपके सामने कितने आर्टिकल हैं हमारे? 36 में परिभाषा, 37 कहते हैं नॉन जस्टिएबल है। नॉन जस्टिएबल मतलब न्यायालय में आप इनको लेकर नहीं जा सकते हो। 38 कहता है लोक कल्याण करने हैं। ठीक है जी, लोक कल्याण के काम करेगी कौन? सरकार करेगी, आपकी स्टेट गवर्नमेंट करेगी। 39 क्या कहता है? समान काम के लिए समान वेतन दो, उचित वितरण करो। ठीक है जी, ये दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का गठन। जब संविधान बना था पार्ट 4 के अंदर आर्टिकल 40 के अंदर मतलब दिया हुआ था ग्राम पंचायतों का गठन करने के बारे में। अब आपको ये पता है कि राज्य नीति निदेशक तत्व तो क्या है? सरकार के ऊपर डिपेंड है, सरकार चाहे तो करे ना तो ना करे। लेकिन आपको पता है 73वां संशोधन करके, है ना, तो पंचायतों को कंपलसरी किया गया था। लेकिन उससे पहले भी ये कहाँ लिखा हुआ था? 40 में लिखा हुआ था। कौन से? आर्टिकल 40 में लिखा हुआ था। पार्ट 4 के अंदर ये पंचायतों के गठन संबंधी लिखा हुआ था। आगे है 41 क्या कहता है? कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, काम, शिक्षा प्राप्त करना, जैसे वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग को साइकिल वगैरह। आपको बताना है कुछ ऐसी दशाएं हैं जिसमें क्या है? सरकारी सहायता मिलती है, जैसे बेरोजगारी भत्ता मिलता है, और फ्री एजुकेशन जो 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को मिलती है, वृद्धा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन जिसको बोलते हैं, विधवा पेंशन मिलती है, विकलांगों के लिए क्या है? साइकिल वगैरह का ऐसा अरेंज किया जाता है। तो ये किससे संबंधित है? कुछ दशा है, कुछ कंडीशन स्पेसिफिक है, उससे रिलेटेड है, याद रखना। 42 क्या कहता है? न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध करना, जैसे गर्भवती महिला द्वारा कठोर, मतलब कठोर क्या? शारीरिक श्रम ना करवाना। ठीक है जी, मतलब कि सरकार क्या है ऐसी, मतलब कि जैसे आपको देखा होगा कि सरकार ऐसी सहूलतें मुहैया करवाती है, जैसे गर्भवती महिला का अगर बच्चा सरकारी हॉस्पिटल में होता है तो उसको क्या 1000 रुपये मतलब कि बच्चों को मिलता है। ये किसी किसी स्टेट में लागू है। तो और उस समय पे उसको 6 महीने की लीव भी मिलती है, और उसको क्या है? सुविधाएं मिलती है सरकार की तरफ से। तो ये कहाँ पे लिखा है? 42 में। न्याय संगत और मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना।
ठीक है जी, कहाँ लिखा है? 42 में लिखा है। 43 क्या कहता है? निर्वाह योग मजदूरी तथा इतना वेतन दिया जाए कि परिवार चल सके। मतलब कि न्यूनतम जो मजदूरी दर तय करना सरकार का काम है। इसमें क्या है, कम से कम इतना तो मतलब इंसान कमा पाए कि वो अपना घर तो चला सके। न्यूनतम मजदूरी दर जो लागू की जाती है, जैसे कुटीर उद्योग, और कुछ दिशाओं में उनको हेल्प भी की जाती है। 43 का क्या कहता है? उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, काम दिलाने संबंधी उद्योग प्रबंधों में ये दिया हुआ है। तो 40 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 40 आपको कई बार पूछा भी गया है, और अपना इस चीज को ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, 44 क्या कहता है? समान सिविल संहिता, अर्थात सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तें समान रहेंगी, भले ही विवाह की रीतियां अलग हों। ठीक है जी, मतलब क्या कहा? क्या कहा है? समान सिविल संहिता। ठीक है जी, सभी धर्मों के लिए विवाह तलाक की शर्तें क्या रहेंगी? समान रहेंगी। चाहे आप हिंदू धर्म की रीति रिवाज से मैरिज करवाओ, या मुस्लिम धर्म के रीति रिवाज से शादी कराओ, चाहे क्रिश्चियनिटी के अनुसार करवाओ, लेकिन जो आपको जो है यहाँ पे सिविल संहिता के अनुसार तलाक और रजिस्टर का जो भी है वो सेम रहेगा मैरिज का। अपराध के कानून को दंड संहिता तथा चुनाव के कानून को आचार संहिता कहते हैं। याद रखना, अपराध से संबंधित जो एक कोड बनाया गया उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? दंड संहिता। और चुनाव के लिए जो बनाते हैं उसे आचार संहिता बोलते हैं। और 45 क्या कहते हैं जी? 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है जी, आपने जो स्कीमें सुनी कि मिड डे मील है, हेल्थ का ध्यान रखना उनका, स्कूलों में क्या रेगुलर चेकअप किया जाता है, वेट का, हाइट का, तो ये कहाँ पे बात लिखी? 45 में लिखी है। ठीक है जी, और उनको क्या है? इस बाल मजदूरी नहीं करवानी। आपको याद होगा आर्टिकल 24 क्या कहता है? 14 साल से कम उम्र के बच्चों के घरों में काम, फैक्ट्रियों में, होटल में ऐसे काम नहीं करवाने। और 23 कौन सा था? बड़ों से संबंधित था। देह व्यापार नहीं करवाना, दास्ता को नहीं करवानी है ना, और शरीर की खरीद और बिक्री नहीं करनी है, वो 23 था। 24 में बच्चों से संबंधित है कि बच्चों से बाल मजदूरी नहीं करवानी है। आर्टिकल 45 में बड़ा डिटेल में दे रखा, कहता है 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेवारी है। मतलब जैसे पोलियो ड्रॉप्स है, और ये बहुत सारी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बच्चों को दवाइयाँ पिलाई जाती हैं, जो इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, वो सारा किसका जिम्मेवारी है? सरकार की जिम्मेवारी है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है, बता चुकी हूं मैं आपको। और शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाकर 21 क में जोड़ दिया गया है। कब? 86वां संशोधन करके 2002 में। अच्छा ये बताइए, 21 और 21A, इसमें तो शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया जी? 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में। ठीक है, सामने लिखा ही पड़ा है। 21 में क्या है? 21 में क्या है? जीने का अधिकार, जीने का अधिकार दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, जब आपातकाल लगता है तो आपके जितने भी आर्टिकल्स हैं, सॉरी मौलिक अधिकार है, वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं, लेकिन 2 अनुच्छेद आपके जो मौलिक अधिकार है वो सस्पेंड नहीं होते। कौन से हैं? 20 और 21। याद रखना इस चीज़ को, 20 और 21 आपके सस्पेंड नहीं होते हैं। जो आपकी आपातकाल के समय जो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, ये आइडिया हमने कहाँ से लिया है? जर्मनी से लिया। इस चीज़ का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आर्टिकल 45 हमारा हो गया, एजुकेशन वाला था। और 46 क्या कहता है? SC ST OBC के लिए स्पेशल जो विशेष आरक्षण है उससे संबंधित है। कौन? 46 है। और 47 क्या कहता है? सरकार पेशा युक्त, पोषक युक्त, पोषक आएगा यहाँ पे, पोषक,
मतलब कि स्वस्थ फूड, पोषक युक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाइयाँ एवं शराब पर प्रतिबंध लगाएंगी। लिखने की बातें हैं यहाँ पे हमारे समाज में मतलब कि जो दारू के अड्डे हैं वो समाज भलाई के संस्थानों से ज़्यादा हैं, स्कूलों से ज़्यादा हैं। हर 1 किलोमीटर के बाद आपको एक दारू का अड्डा मिल जाएगा। ये सब कहने की बातें हैं। कौन प्रोवाइड करता? कोई नहीं प्रोवाइड करता। और ये जिम्मेवारी है कि इसकी सरकार की। कहाँ लिखा है? आर्टिकल 47 में लिखा है। आर्टिकल 48 का क्या कहता है? सुनो ध्यान से। पर्यावरण व वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। ठीक है जी, क्या कहता है? पर्यावरण वन एवं वन्य जीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य हो गया। ये कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में कहा गया है। अनुच्छेद 49, ये यहाँ आना था। अनुच्छेद 49 का कहता है राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना। ये 49 में लिखा है। कहाँ लिखा है? राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना 49 में लिखा है। क्या बोला गया है कि ये हमारा कर्तव्य है। और कौन सा संशोधन करके शामिल? ये उस 48 का था, सॉरी। पर्यावरण और वन्य जीव वाला संबंधित है 48 क से। और कब? 42वां संविधान संशोधन करके ये इसमें डाला गया था। चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, एक यहाँ पे छूट गया अनुच्छेद 48 का, मैं आपको अभी करवा देती हूँ। 48 क्या कहता है आपका? कृषि और पशुपालन संबंधी है। 48 का लिख लो भाई। अनुच्छेद यहाँ पे छूट गया है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन संबंधी है। यहाँ पे लिखते हैं आर्टिकल 48 एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री संबंधी है। ठीक है जी, इस चीज़ को ध्यान में रख लेना, कर लेना एडिशन। आर्टिकल जो 50 है वो क्या कहता है? कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करो। कार्यपालिका अलग करो किससे? न्यायपालिका से, ताकि न्यायपालिका हमारे कार्यपालिका के प्रेशर में आके कभी भी किसी के अंडर ना रहे और गलत डिसीजन ना दे। उसको स्वतंत्र रहना है। मंत्री संतरी जो भी कोई हो वो सबको क्या है? बराबर का दोष सिद्ध होने पे सजा मिले। न्यायालय क्या है? बराबर का क्या दे? सही क्या है? डिसीजन दे। कहने का मतलब ये है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या कहना? अलग अलग करना। आप कहते हैं ना, जैसे मान लो कोई 2 भाइयों में ज़मीन का बंटवारा कर दो। कैसे? 50-50 कर दो। तो कुछ ऐसा, मतलब एक ट्रिक है याद करने की, मतलब दिमाग में बिठाने की है कि कार्यपालिका को और न्यायपालिका को अलग अलग कर दो। ये बात कहाँ बोली है? 50 में बोली है। और यहाँ पे एक आर्टिकल 48 छूट गया था, तो आप लिख लेना एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री संबंधी है। और आर्टिकल 48 का पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों संबंधी है। आपको ये वन महोत्सव मनाया जाता है, जंगली जीवों का जो डे मनाए जाते हैं, वो क्या है? इनके सुरक्षा संबंधी होते हैं। और इसको जोड़ा कब गया? कब? 42वां संविधान संशोधन करके। आगे बढ़े। हाँ जी, 51 क्या कहता है? अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझा देना। इसी अनुच्छेद के तहत भारत यूएनओ का सदस्य बना था। इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है। हमने 36 से लेकर 51 तक कंप्लीट कर लिए हैं। और आपको ये बता दो, राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या है? पूरे के पूरे क्या हैं? नॉन जस्टिफिकेबल है, या याद रख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं।
ठीक है जी। जस्टिएबल, नॉन जस्टिएबल, इस तरह से क्वेश्चन आता तो आप क्या बताओगे, गैर न्यायिक है ये, गैर न्यायिक, इसको न्याय प्रदान नहीं हो सकता, आप न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। और इसके ऑपोजिट मैंने जब मौलिक अधिकार करवाए थे पार्ट 3 के, तो मैंने क्या बोला था, अगर आपके किसी भी प्रकार का मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो। और जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या है, रिट जारी करती है, किसके थ्रू, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट 226 के तहत क्या करती है, रिट जारी करती है। सारी की सारी 5 रिट मैंने आपको याद करवाई थी, इससे पहले की वीडियो भी आप ध्यान से देख लेना उसको। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को 3 भागों में बांटते हैं, जितने भी हमने 36 से पढ़े हैं 51 तक, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसकी मतलब कि इसको देखते हुए विशेषताओं को, जैसे गांधीवादी आर्टिकल 40 किससे संबंधित है, किसे, पंचायतों के गठन संबंधी है। और ये किसका सपना था, महात्मा गांधी का। वो चाहते थे पावर्स का क्या हो, डिसेंट्रलाइज हो, पावर का विकेंद्रीकरण हो, मतलब कि गांव के लेवल से उठना चाहिए, गांव लोगों की रिप्रेजेंटेशन, ठीक है जी। इसलिए गांधी जी का सपना था ये। तो ये आर्टिकल 4 और आर्टिकल 43 का 46, 47 कुटीर उद्योग और ये सारे संबंधी। समाजवादी 38, 39 का 41, 42 और 43 और 39 किससे संबंधित था, औरतों को और मर्दों को समान काम के लिए समान वेतन प्रोवाइड करना। 38 कल्याणकारी राज्य है। इस तरह से आपने इन चीज़ों को ध्यान में रखना। आगे है उदारवादी, उदार 44, 45, 48, 48 के एनिमल जो, हाँ, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, और ये 49, 50 और 51। न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग करो और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को बढ़ावा देना 51 कहता है। आगे बढ़े तो यहाँ तक आपको याद हो जाना चाहिए। और मेन आप इसमें से क्या है, 40 को नहीं भूलोगे, 44 को, 39 को, और 36 में तो परिभाषा है, 37 क्या कहता है, नॉन जस्टिएबल है, और 38 क्या कहता है, कल्याणकारी राज्य है, 39 क्या कहता है, आपको समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा, 40 क्या कहता है, पंचायतों का गठन संबंधी है। तो इस तरह से आप 3-4 बार बोल के देखोगे ना, आप इजीली याद कर पाओगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। हाँ, 44 भी मत भूलना। 44 में क्या था, मतलब कि जो शादी, आपका विवाह है, तलाक है, इसके लिए समान क्या है, आपकी संहिता बनी हुई है। उसमें आपको आपकी जो शादी है, तलाक है, वो अपने रीति रिवाज से कर लो, बट जो कानून है वो आपको सेम प्रोवाइड करेगा, आपको फैसिलिटीज उसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अपना ये है, पहले तो आपकी निगाह सीधी यहाँ जानी चाहिए। मैंने आपको जो करवाए थे ना 22 पार्ट, मैंने क्या बोला था, आप गिनती कैसे लिखना, 1, 2, 3, 4 और 4A लिखना, ठीक है जी। यहाँ पे क्या था, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये भाग बता रही हो। यहाँ पे सेकंड में सिटीजनशिप, और थर्ड में क्या था आपका, फंडामेंटल राइट्स के बारे में था, ठीक है जी। और फिर आपका DPSP था, DPSP, और 4th A में आ गए हम, और इसका आर्टिकल है 51A, और इससे पहले हमने 36 से लेके 51 तक यहाँ किया। फंडामेंटल राइट्स आपके 12 से लेके मैंने आपको करवाए थे 35 तक, ठीक है जी। और सिटीजनशिप करवाई थी मैंने 5 से लेके आपकी 11 तक, सारे आर्टिकल पढ़ाए। फिर मैंने आपको जो ये ऊपर वाला है भाग 1, यूनियन एंड टेरिटरी 1 से लेके 4 आर्टिकल है। तो इस तरह से जब भी आप रिवाइज करते हो प्लीज़ लिख कर देखा करो, इसका कोई तोड़ नहीं है। ट्रिक कितनी याद करोगे, मेरे पास मैसेज आते हैं कि मैडम को ट्रिक बता दो। आप ये बताओ, ट्रिक याद करोगे, ट्रिक भी माइंड में रखोगे ना, तो इसी से डाटा याद कर लो आप। और एग्जाम में अगर एक ट्रिक भूल के सारा डाटा भूल जाते हो, तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों का। तो हमने भाग 4th A में जा रहे हैं 51A पढ़ने के लिए। मौलिक कर्तव्य हैं जी, अनुच्छेद 51A, इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के सिफारिश में जोड़ा गया था। अब क्वेश्चन सीधा सीधा ये बनता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब संविधान बना था तो मूल कर्तव्य नहीं थे? नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, 0 थे। क्वेश्चन घुमा के पूछेगा आपसे कि जब संविधान बना था तो कितने मौलिक कर्तव्य थे? एक भी नहीं था, 0 थे।
कब जुड़े हैं? 1976 में जुड़े हैं। कौन सा संविधान संशोधन से? 42वां से। किसकी सिफारिश पे? सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे, ठीक है जी, समिति की सिफारिश पे। और ये आइडिया हमने कहाँ से लिया? रशिया से लिया, यूएसएसआर से। आपको ये भी मिलेगा। अब तो ये चलो ये टूट के अलग हो चुका है 1991 में, ठीक है, तो ये रशिया से लिया, आप ऐसा मानोगे इसको। इसे न मानने पर कोई दंड का प्रावधान नहीं है। देखिए कर्तव्य है ना, वो हमारी नैतिकता को शो करते हैं। कर्तव्य जबरन नहीं आपसे करवाए जा सकते, है ना। जैसे मैं अपने हमेशा अपने बच्चों को कहती हूँ कि आप किसी बच्चे को, छोटे से छोटे बच्चे को या किसी को बच्चे से कर्तव्य आप जबरदस्ती नहीं करवा सकते। वो उसके अंदर की भावना है, अंदर से भावना निकलेगी। जैसे आप बोल रहे बच्चे नमस्ते करो जी, नमस्ते करो, नहीं करेगा वो। उसको क्या है, भावना उसके अंदर से आनी चाहिए। वो क्या देखता है, आप बड़े कितने विश करते हो अपने से बड़ों को, वो आपको देखकर सीखता है। कर्तव्य की भावना कभी ठूस ठूस कर नहीं भरी जाती, ये अंदर से निकलती है भावना, ठीक है जी। कहते इसे भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में के तहत जोड़ा गया, जो मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। मूल संविधान में मूल कर्तव्य थे ही नहीं। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 कर्तव्य जोड़े गए। कितने कर्तव्य जोड़े गए? 10 जोड़े गए। वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। आप याद करो इस चीज को कि जब संविधान बना था एक भी मूल कर्तव्य नहीं था, ठीक है जी। बाद में इसको कौन से भाग में जोड़ा गया? 4A में जोड़ा गया। आर्टिकल कौन सा जोड़ा? 51A जोड़ दिया, ठीक है जी। कितने जोड़े? 10 जोड़े, पहली बार में ही 10 जोड़े। कौन सा संशोधन? 42वां संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पे जोड़े गए थे, ठीक है जी। और जो 11वां बाद में जुड़ा वो भी देख लेते हैं। कहते 86वां संविधान संशोधन कौन सा? 2002 में एक और जोड़ दिया मौलिक कर्तव्य। वो कौन सा था भाई? शिक्षा का। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, ठीक है जी। ये भी हो गया अपना, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, संविधान का ये 11 क्या है इसमें देख लो। अब 11 के 11 क्या है ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे आते हैं क्वेश्चन, 3 ऑप्शन ये डाल देंगे और एक कोई और डाल देंगे, बोलेंगे इसमें से मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो क्या करोगे? आपको जब सारे पता होंगे तभी तो बाहर निकाल पाओगे उसको, है ना। ऐसे देखो आगे, संविधान का पालन करना तथा इसके आदर्श संसद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, ये हमारा पहला कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य क्या कहता है? आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को पालन करना, नारा वगैरह, ठीक है जी। देश की संप्रभुता, दबाव रहित शासन, एकता तथा अखंडता को बनाए रखना। मेरा धर्म, मेरी जाति, मेरा जन्म स्थान, मेरे परिवार सब कुछ बाद में है, सबसे पहले मेरा देश मेरे लिए है, ठीक है। इसकी एकता को, इसकी अखंडता को बनाए रखना मेरा पहला फर्ज है। देश की रक्षा करना तथा राष्ट्र की सेवा करना, पहला काम है हमारा। देश के लोगों में नम्रता, मेल मिलाप तथा भाईचारे को बनाए रखना। ये फलां स्टेट का है, ये कर्नाटक का है, ये मराठी है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, बकवास है सब। हम सब भारतीय हैं, सबके लिए हमें समान आदर भाव है। आगे देखो जरा, देश की समृद्धि तथा गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, ठीक है जी। पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीव की रक्षा करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक यानी कि सरकारी संपत्ति की रक्षा करना, कहीं जाते घूमने के लिए उस पर ड्राइंग से लव बना के, उस पर दिल बना के, तीर घोप के आते, फालतू बकवास से कुछ नहीं करना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति का क्या करना, हमें रक्षा करनी, थूकना नहीं है। उनके ऊपर जो पान के दाग लगा देते, कोई बीड़ी सिगरेट फेंक के आते, वो कचरा फेंक, वो नहीं करना चाहिए ऐसा। व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना चाहिए। व्यक्तिगत है चाहे सामूहिक है, देश की भलाई के लिए हमें हमेशा आगे रहना चाहिए। आगे है जी 11वां, याद रखना 11वां, 86वां संविधान संशोधन 2000 में 2 में जोड़ा गया। कहते हैं 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों की अभिभावक, गार्जियन का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं, ठीक है जी। ये उनका मौलिक कर्तव्य है। और हमारा मौलिक कर्तव्य भी बनता है कि जो सड़कों पे भीख मांग रहे हैं बच्चे, और या कहीं भी कोई आपकी सोसाइटी में है, तो आप उनकी एजुकेशन के लिए प्रमोट करिए, उनको पेरेंट्स को मनाइए। आपका भी नैतिक फर्ज बनता है, ये हम सबका बनता है ये, ठीक है जी।
आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये एक बार देख लीजिए, कहती 86वां संशोधन 2002 मूल अधिकार, इसमें एजुकेशन के बारे में बता रही हूँ मैं आपको यहाँ पे। कहते मूल अधिकार 21 का जोड़कर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा, बेसिक एजुकेशन का प्रावधान किया था। ठीक है जी। 86वां संविधान संशोधन 2002 में मूल कर्तव्य में 51 क में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को के अभिभावकों को उनकी प्राथमिक शिक्षा देना उनका कर्तव्य बताया है। दोनों ही बातें याद रखना। 21 का भी कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन करके 2002 में। और मूल कर्तव्य में कब जोड़ा गया? कर्तव्य बना के, यानी कि 11वें नंबर का उनकी मतलब 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। तो इस बात को ध्यान में रखना। तो मौलिक कर्तव्य कितने हो गए हमारे? पूरे के पूरे 11 हो चुके। इस बात को ध्यान में रखना, आपने भूलना नहीं है। आगे बढ़े। हाँ जी, तो एक ना बेसिक सा एक ना डिफ्रेंशिएट करने को क्वेश्चन आता है कई बार, कि आपको दिमाग में रखना है मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या डिफरेंस है। कहते हैं फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए हमने? यूएसए से लिए हैं। ये कहाँ से? आयरलैंड से। और आयरलैंड ने कहाँ से लिए? स्पेन से लिए हैं। ये कहाँ पे हैं? भाग 3 में, पार्ट 3 में रखे गए हैं। और ये कहाँ पे? भाग 4 में रखे गए हैं। ठीक है जी। यह व्यक्ति की भलाई के लिए, एक व्यक्ति मतलब अपना पर्सनली भी अपना अधिकारों की डिमांड के लिए है, और यह पूरे समाज की भलाई के लिए है। यह नैसर्गिक अधिकार है तथा जन्म से ही मिलता है। ठीक है जी। यह नैसर्गिक नहीं होता तथा सरकार इसे लागू करने के बाद बाध्य नहीं है। मतलब कि ये आप कह नहीं सकते कि मेरा तो जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरे को तो एजुकेशन दो, या एजुकेशन तो चलो उसका राइट के अंदर भी आ गया, मौलिक अधिकार के अंदर भी आ गया, या ऐसा कोई कि समान काम के लिए समान वेतन दो। मतलब आप क्या कोर्ट में नहीं जा सकते उस चीज़ के लिए। आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि नैसर्गिक जन्म से नहीं है ये। यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय तथा वाद योग्य है। कौन? मूल अधिकार। नहीं मिलता चले जाओ, रिट लगेगी, है ना, अधिकार मिलेगा आपको। और यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय या वाद योग्य नहीं है। और ये क्या है? इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंडेड किए जा सकते हैं 2 अधिकारों को छोड़कर, आर्टिकल 20 और 21 वाला। ठीक है जी। और ये सस्पेंड नहीं होता, तब भी आपने क्या करना है? आपातकाल के समय भी देश की रक्षा के लिए, देश की भलाई के काम में ही हाथ बटाना है आपने। ठीक है जी। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, पार्ट 4 वाला। इसके आगे कुछ नहीं है, ख़त्म हो गया। ठीक है जी। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।